हिंदी की अवधारणाएं श्रृंखला में आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के स्वर विज्ञान के बारे में। ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से देवनागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत के बारे में अक्सर कहा जाता है कि संस्कृत का व्याकरण और व्यवस्था वो कंप्यूटर के तर्क संरचना के सबसे करीब है। उसी का एक डिमेंशन, उसी का एक आयाम देवनागरी भाषा है जो कि हिंदी में भी इस्तेमाल होती है। अब ये देवनागरी का ध्वनि विज्ञान जो है वो इतना वैज्ञानिक क्यों है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। अम, कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। उस वैज्ञानिकता का एक बहुत बड़ा कारण उसका स्वर विज्ञान या स्वर की व्यवस्था है। अब प्रश्न यह उठता है कि सभी भाषाएं और उनका लिपिकरण, स्क्रिप्टाइजेशन और उनकी ग्रामर का जो उद्भव और विकास हुआ वो सभी समाजों में हुआ है, लेकिन देवनागरी के साथ वो जो खास बात है वो ये है कि देवनागरी लिपि का उद्भव उन स्वरों और मंत्रों को सही ढंग से लिपिबद्ध करने की के प्रयास का परिणाम है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि स्वर का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। मंत्रों के बारे में, मंत्रों की चैंटिंग के बारे में, उनके उनको बोलने के सही तरीके की तलाश में आ, देवनागरी लिपि की विस्तृत ध्वनि व्यवस्था का विकास हुआ। ये अब आप एक साधारण तरीके से अगर आप कल्पना करें तो हम रोमन से तुलना करते हुए अगर देखें तो वहाँ लिपि के की जो व्यवस्था है स्वर और व्यंजन की, उसमें 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन है। वहीं हिंदी में स्वर की मूल स्वर की संख्या 10 और उनके संयुक्त स्वरों को मिला के उनकी संख्या उससे कहीं ज़्यादा है। इसी तरह से व्यंजन की भी जो मूल व्यंजनों की संख्या है वो रोमन लिपि की तुलना में बहुत ज़्यादा है। एक अध्ययन इस ग्राफ के माध्यम से अगर आप ये अध्ययन देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखें कि प्योर वॉवेल एक अध्ययन में वर्गीकृत किया गया तो सिर्फ मूल जो है स्वर उनकी संख्या 20 और मात्राओं के साथ उनकी संख्या 20 हो जाती है। मूल स्वर जो है 16 और अगर हम व्यंजनों की बात करें तो हाफ व्यंजन में एक जो व्यवस्था है आधे व्यंजन के उच्चारण की और पूर्ण व्यंजन के उच्चारण की, जो ह्रस्व और दीर्घ की जो व्यवस्था है, जिसके कारण 37 मूल व्यंजन हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है जो स्वरों की मात्राएं हैं उनको भी अलग अलग ढंग से उच्चारित किया जा सकता है। इस तरह से कुल वर्गीकरण करते हुए 2261 तरह की ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है, जिससे अगर आ, तुलना की जाए रोमन या किसी अन्य लिपि से तो हम पाएंगे कि किसी भी अन्य भाषा और लिपि में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए कहा जाता है कि देवनागरी में तकरीबन सभी तरह तरह के ध्वनियों को लिपिबद्ध करने की क्षमता है। ये अब अगर देवनागरी के जो लिपि में जो स्वर की व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में विचार करें, अगर उदाहरण स्वरूप हम देखें तो एक मात्रा जो है हम जो पहले स्वर के साथ पहले व्यंजन के उदाहरण से देख सकते हैं कि क अपने मूल में जो ह्रस्व क है, जो पहला व्यंजन है, वह उसके अंतर्गत अनिहित है। उसी प्रकार
का में अगर हम देखें तो दीर्घ अ सम्मिलित है। तो जब ह्रस्व उसमें सम्मिलित होता है तो क उच्चारण करते हैं और जब दीर्घ सम्मिलित होता है तो का उच्चारण किया जाता है। यह ह्रस्व और दीर्घ की व्यवस्था अ, तमाम किस्म की ध्वनियों की संभावनाओं को पैदा करती है कि ह्रस्व और दीर्घ यानी शॉर्ट उच्चारण और लॉन्ग उच्चारण को कैसे अलग अलग तरह से लिखा जा सके, लिपिबद्ध किया जा सके। इसके अलावा जो एक खास बात है, आप गौर करेंगे कि अम, हिंदी के जो व्यंजन हैं, स्वर और व्यंजन, उनका क्रम भी बहुत वेल थॉट है, बहुत सोच समझ कर तय किया गया है। जैसे क वर्ग, ख वर्ग और नहीं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, अगर आप देखें तो इनका जो उच्चारण का जो लोकेशन है वो हमारे अ, गले में सबसे डीपर से शैलो तक ब लैबियल जो साउंड होते हैं वो होठ तक आते हैं, ओष्ठ कंठ ध्वनि से लेके आगे दंत तालव्य और लैबियल वगैरह ओष्ठ ध्वनियों तक। अ, सिर्फ ये उच्चारण की दृष्टि से ही ये वर्गीकरण नहीं है, बल्कि इस प्रत्येक वर्ग में क के बाद ख, ख के बाद ग और ग के बाद घ, इनका जो क्रम है, ये क्रम व्याकरण संस्कृत के व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसे हिंदी ने काफ़ी हद तक उधार लिया है। यानी जैसे तमाम सर्वनाम और अ, उनके जो है एक वचन, बहुवचन और लिंगों के साथ जो एग्रीमेंट है, जो उनका विकार है, विकार के जो नियम है, वो उस वर्ग में उनकी लोकेशन के हिसाब से होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण और वर्ण व्यवस्था जो है, यानी उम, जो स्वर और ध्वनि की, व्यंजन की और व्यंजन के विभिन्न वर्गों की क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी का वर्गीकरण और इन सभी वर्गों में विभिन्न व्यंजनों का क्रम भी बहुत सुविचारित है और इसके हिसाब से संस्कृत के तमाम व्याकरण निर्धारित होते हैं और तमाम नियम बने हुए हैं। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि देवनागरी लिपि अ, की उत्पत्ति उन प्रश्नों के सिलसिले में हुई है जो अ, पहला तो मंत्रों की ध्वनि के प्रति जो धारणा थी, जो नज़रिया था, उसके कारण सबसे व्यापक किस्म की अ, स्वर व्यवस्था बनी। दूसरा, उस स्वर व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के क्रम के लिए भी बहुत ही सुविचारित ढंग से उन्हें क्रमबद्ध किया गया, जो कि व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।